है और डिफरेंट कितना है 0.1% इज डिफरेंट। इतना डीएनए डिफरेंट है। आ गई बात समझ में? अब अगर हम बात करें इस 0.1% की कितना है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा टोटल जीनोम में 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर है। ये किसमें है? टोटल डीएनए में, हमारे टोटल जीनोम में। अब अगर हम बात करें इसके 1% की, इसके 1% की बात करें तो आप देख सकते हो कि यहां पर इसके 1% की बात करने पर इसका 1% निकालो कितना है, इनटू कितना 10 टू द पावर 3.3 0.1% अपॉन 100 कर दो, परसेंट है तो इसको भी नीचे लेके जाओगे, यहां पर 0 लग जाएगा तो यहां पर ये 3, ये 9 कट के 6 हो जाएगा, तो यहां पर 3.3 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर। दिखने में छोटा दिख रहा है 0.1%, लेकिन बेस पेयर देखो कितने हैं। मतलब कोई बड़ी रकम होती है तो उसका 1% भी बहुत ज्यादा होता है। जैसे मैं तुम्हें बोलूं 100 रुपए का 1% तो 1 रुपया ही होगा, लेकिन मैं तुम्हें बोलूं कि 1 करोड़ का 1% कितना होता है, तो 1 लाख रुपए होते हैं 1 करोड़ का 1%। 2 करोड़ का 1% 2 लाख रुपए। तो इस तरह से बड़ी रकम का 1% भी बहुत होता है, तो ये भी बहुत बड़ी रकम है, तो इसका भी 0.1% बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है कम है, लार्ज पोर्शन है ये जीनोम में। ठीक है, तो ये बात हमने करी कि ये जो पोर्शन है ये क्या है, हमारा डीएनए जो कि डिफरेंट है। और ये जो डिफरेंट डीएनए है ना, ये डीएनए कैसा है? रिपीटेटिव डीएनए है। ये रिपीटेटिव डीएनए है, दिस इज कॉल्ड रिपीटेटिव डीएनए। क्यों बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए? क्योंकि इसमें कुछ सीक्वेंस रिपीट होते हैं। क्या होते हैं? रिपीट होते हैं, रिपीट होते हैं, रिपीट होते हैं। और इसी को हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, आपको पता है क्या कि सैटेलाइट डीएनए क्या होता है? किस चीज को सैटेलाइट बोलते हो? नहीं पता है। सैटेलाइट आपने क्रोमोसोम में पढ़ा होगा कि यहां पर हम अगर बात करें क्रोमोसोम की, बात ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, सैटेलाइट क्या होते हैं सुन लो। क्रोमोसोम के अंदर यहां पर एक रीजन होता है जिसको बोलते हो सेंट्रोमियर। और ये जो सेंट्रोमियर है ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। अगर यहां पर भी एक कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिले ये वाला, तो इसको आप बोलते हो सैटेलाइट। ठीक है, ये सैटेलाइट कहलाता है क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी के अंदर। लेकिन इस वाले सैटेलाइट को भूल जाना, यहां पर ये वाले सैटेलाइट से कोई मतलब नहीं है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन वाले सैटेलाइट से कोई मतलब नहीं है। यहां पर ये सैटेलाइट अलग है, प्योरली अलग है, इसका और उसका लेना देना नहीं है। इस वाले सैटेलाइट को सुन करके उस सैटेलाइट की याद मत करना। अब सुनो सैटेलाइट क्या है। यहां पर जो सैटेलाइट है वो है, मुझे एक बात बताओ कि हमारी अर्थ का एक सैटेलाइट है, कौन है? मून है। वो हमेशा, मून है वो हमेशा अर्थ से अलग रहता है। हाँ नेचुरल सेंस, हाँ ठीक है नेचुरल। मून जो है वो हमेशा अर्थ से अलग रहता है, लेकिन फिर भी अर्थ के साथ रहता है। अर्थ के साथ ही वो अपने चारों तरफ राउंड लगाता है। वो अर्थ से अलग भी है लेकिन अर्थ के साथ है, अर्थ से छोटा भी है, उसी को हम बोलते हैं सैटेलाइट। तो यहां पर भी क्या है, मेन डीएनए जो है ना, मेन डीएनए आपने क्या किया, मेन डीएनए लिया। क्या लिया? पूरा का पूरा डीएनए लिया आपने। इस डीएनए को आपने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया। इसको आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कर लिया, इसके छोटे छोटे टुकड़े बन गए इस तरह से। अब आपने क्या किया, इन छोटे छोटे टुकड़ों का किया डेंसिटी ग्रेडियंट। इसका क्या किया, एक ट्यूब में लिया और सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट टेस्ट किया। ठीक है, तो मेन डीएनए जो कि कितना है 99.9%,
ये डीएनए तो यहां आ गया, बीच में एक मेन बैंड आ गया डीएनए का, ये मेन बैंड, ठीक है, ये हो गया मेन डीएनए। लेकिन इस मेन डीएनए के अलावा भी एक और बैंड, एक या दो बैंड और देखने को मिल सकते हैं। अब ये देख लो, ये जो दोनों बैंड हैं यही सैटेलाइट डीएनए है। जो ये पार्ट 0.1% वाला था ना, उसी का पार्ट है ये क्या है, ये जो है ये सैटेलाइट डीएनए है। मैं देखो, धरती से कुछ दूर पे चांद है, ठीक है, क्या है, धरती से कुछ दूर पर चांद है, वो हमेशा वहां पे बना रहता है, ये चांद है। इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है जुड़े हुए नहीं है, इनके बीच में भी कुछ डिस्टेंस है जुड़े हुए नहीं है, पर ये दोनों साथ साथ हैं, ठीक है। ये एक से ज्यादा भी बैंड हो सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ बेस कंपोजिशन कि 80 ज्यादा है या सीजी ज्यादा है, तो ये यहां पर ऊपर नीचे रह सकते हैं। इसी को आप बोलते हो सैटेलाइट डीएनए। क्या बोलते हो? सैटेलाइट डीएनए। और ये बात पता चलती है डेंसिटी ग्रेडियंट से। जो मेन डीएनए है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, वो नीचे मिलेगा थोड़ा, लेकिन जो डीएनए ऊपर आ गया है, अलग से बैंड आ गए हैं उसके, वो डीएनए सैटेलाइट डीएनए है। तो अब आपको ये बात पता चल जानी चाहिए कि सैटेलाइट डीएनए किसको कहते हैं। हमेशा प्राइमरी और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की बात मत करना सैटेलाइट में। सैटेलाइट डीएनए का मतलब ये है जो मैंने आपको समझाया है। ये बात सबको समझ में आ गई क्या? कि व्हाट इज सैटेलाइट डीएनए? हाँ, मैन डीएनए से काफी छोटा है, 0.1% ही है। है 0.1%, वही सैटेलाइट डीएनए है, यही बात है। लेकिन कंफ्यूजन ये होता है कि इसे सैटेलाइट डीएनए क्यों बोला। इसलिए मैंने बताया है कि डेंसिटी ग्रेडियंट में इसके अलग से बैंड आते हैं, इसलिए इसको सैटेलाइट बैंड बोला है, सैटेलाइट डीएनए बोला है। आ गई क्या बात समझ में? ठीक है, तो ये डेंसिटी ग्रेडियंट वाला बना सकते हो, बाकी कुछ मत बनाओ। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब हमने बात करी सैटेलाइट डीएनए, एंड सैटेलाइट डीएनए में होता है रिपीटेटिव डीएनए। अब रिपीटेटिव डीएनए आखिर होता क्या है? तो सबसे पहली बात तो यह है कि रिपीटेटिव डीएनए इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस जो है वही क्या है? रिपीटेटिव डीएनए। ठीक है, तुषार कह रहा है सर फिर तो क्रोमोसोम के ऊपर जो है उसको कुछ और बोलना चाहिए था। तो ये अपन ने नहीं बोला ना, एलन वालों ने नहीं बोला, ये साइंटिस्ट ने बोला है, तो वो बोलेंगे वैसा ही मानना पड़ेगा। उन्होंने इसको भी सैटेलाइट बोला है, उसको भी सैटेलाइट बोला है। ठीक है, अटैच ही रहता है। अरे ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जीन है, ये जीन है जो सबके अंदर सिमिलर है। इनके बीच का पार्ट ये जुड़ा हुआ, ये सैटेलाइट डीएनए है, ये सेट डीएनए, सेट। फिर आगे चले, ये बीच में सेट आ गया, सेट। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो यहां पर ये बीच बीच में सेट डीएनए प्रेजेंट है, पर इसको जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटा तो सेट डीएनए अलग कट गया। सेट डीएनए अलग कट गया, वो क्यों कट गया वो भी बताएंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटने पर सेट डीएनए अलग हो गया, और जैसे ही ये अलग हुआ वैसे ही क्या किया हमने, सेंट्रीफ्यूगेशन किया, तो इसके दो बैंड आते हैं।
एक तो सैटेलाइट बैंड और एक मेन बैंड। सैटेलाइट बैंड में जो डीएनए है वो कैसा है, रिपीटेटिव है, वो रिपीट होता है, ठीक है। वो कैसे रिपीट होता है वो बताएंगे। और मेन डीएनए का जो बैंड आता है उसमें रिपीटेटिव डीएनए नहीं होता है, ठीक है। अब चलो आगे, अब हम बात कर रहे हैं व्हाट इज रिपीटेटिव डीएनए, ठीक है। तो देखो सैटेलाइट डीएनए में रिपीटेटिव डीएनए होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो यहां पर एक बेस सीक्वेंस है सी ए सी ए सी ए सी ए सी ए सी ए सी ए, ये सैटेलाइट डीएनए है। और यहां पर आप रिपीटेशन देख सकते हो, सी ए का हो रहा है बार 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 बार। समझ में आ रही है बात? सीए का रिपीटेशन बार 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 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? नहीं, ये मेन डीएनए नहीं है, सैटेलाइट डीएनए है। इसका मतलब है कि सीए एक सीक्वेंस है जिसका बार बार में रिपीटेशन हो रहा है, तो इसी को क्या बोलते हो, रिपीटेटिव डीएनए। अब ये जो सीए वाला सीक्वेंस है ना, ये हो सकता है कि केतन के अंदर 3 बार हो, सीए सीए सीए, ये केतन का है, ये केतन का है, मान लो केतन का। ये मेरा मान लो, ये ऋषभ का सी ए सी ए सी ए सी ए सी ए 5 बार, ये मेरा है ऋषभ, ठीक है। अगर मैं बात करूं और किसी की, प्रियंका की बात करूं, तो प्रियंका में ये सी ए 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 सी ए, ऐसा हो सकता है 9 बार हो, ये प्रियंका का है, ठीक है। अगर हम बात करें किसी और की, मान लो हम करते हैं सौम्य की बात, तो सौम्य का ये है 10 बार, सी ए, ऐसे किसी का भी ये सीक्वेंस सब में होगा। लेकिन क्या होगा, ये इसके नंबर अलग अलग होंगे। सौम्य में 10 है, मुझ में 50 है, यश में 3 है, केतन में 10 है, इमरान में 50 है। ऐसे ये हर किसी में नंबर अलग अलग होंगे इसके, इस रिपीटेटिव सीक्वेंस के। और यही है तुम्हारा सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। अब सुनो, जैसे ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस ये भी हो सकता है ए ए ए ए ए ए ए ए ए, ये भी, यहां पर भी ए का रिपीटेशन है बार बार। सीक्वेंस ये भी हो सकता है ए टी सी जी 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 ए टी सी जी, ये भी सीक्वेंस हो सकता है, ये भी रिपीटेशन है, एटीसीजी 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 एटीसीजी। आ गई क्या बात समझ में? ठीक है। सीक्वेंस ये भी हो सकता है ए टी सी जी ए जी ए टी सी जी ए जी ए टी सी जी ए जी, ये भी सीक्वेंस हो सकता है, ठीक है। मतलब सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, बस वो बार बार रिपीट होगा, ठीक है बात। और इसी को बोलते हो तुम सैटेलाइट डीएनए। तो आगे अगर हम बात करें, बस ये बात है कि हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होगा, हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होगा, ये हर इंडिविजुअल में, किसी में 10 बार है, किसी में 100 बार है, किसी में 50 बार है। और अगर हम बात करें हमारे इंडिविजुअल की, तो हमारे पास में किसी भी क्रोमोसोम की 2 कॉपी है। मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 1 की 2 कॉपी है, समझ में आ गई बात? क्रोमोसोम नंबर 1 की 2 कॉपी है, तो एक कॉपी कहां से आई है? मदर से। एक कॉपी कहां से आई है? फादर से। तो इसके सैटेलाइट डीएनए में रिपीट्स की संख्या अलग होगी और इसके में अलग होगी। मतलब ये इतने हाई लेवल की पॉलीमॉर्फिज्म दिखाता है, इतने हाई डिग्री की पॉलीमॉर्फिज्म दिखाता है कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम में भी इनकी संख्या अलग अलग होती है। आ गई क्या बात समझ में? कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम भी सेम नहीं होते हैं, वहां पे भी रिपीटेटिव डीएनए में अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहां पर हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है। अब बात ऐसी है कि
साहब हमें क्या करना है, हमें करना है इसका क्लासिफिकेशन। तो हम सैटेलाइट डीएनए का क्लासिफिकेशन दो तरह से कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम सैटेलाइट डीएनए की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर दो है। ऑन द बेसिस ऑफ बेस कंपोजिशन 80 ज्यादा है कि सीजी ज्यादा है, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ और ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटेशन नंबर। हम यहां पर मिनी सैटेलाइट, पहले माइक्रो लिखते हैं, माइक्रो सैटेलाइट पहला, और दूसरा है मिनी सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट। अगर हम माइक्रो सैटेलाइट की बात करें, अब देखो नाम देखो माइक्रो और मिनी, तो मुझे बताओ माइक्रो बड़ा होना चाहिए या मिनी? नाम देख के बताओ। मिनी बड़ा होगा, माइक्रो छोटा होगा, ठीक है। तो अरे माइक्रो का मतलब होता है छोटा, 10⁻⁻⁶, और मिनी का होता है 10⁻⁻3। तो माइक्रो बहुत छोटा। अब माइक्रो जब छोटा है तो माइक्रो में जो बेस पेयर होते हैं ना, यहां पर 1 to 6, 1 to 6 बेस का रिपीटेशन है, बेस रिपीटेशन 1 से 6 बेस का। आ गई बात समझ में? यानी मैक्सिमम मिनिमम तो ए ये मिनिमम रिपीटेशन, मैक्सिमम हम ATCGAG, ATCGAZ, ATCGAZ, ये मैक्सिमम। मिनिमम 1 का रिपीटेशन से मैक्सिमम 6 के रिपीटेशन तक, मतलब सीक्वेंस जो रिपीट होगा उसमें मिनिमम तो 1 बेस होगा और मैक्सिमम 6 बेस होंगे। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसी को तुम क्या बोलते हो? SSR, सिंपल सीक्वेंस रिपीट, सिंपल सीक्वेंस रिपीट। मतलब एक सिंपल सा सीक्वेंस है ए और ये रिपीट हो रहा है, इसको याद भी किया जा सकता है, सिंपल है। लेकिन यहां पे अगर देखें तो यहां पर सिंपल नहीं है, यहां पे भी सिंपल है, ATCGAG, ATCGAG, ATCGAG। अरे 1 से 6 वाला क्या समझ में नहीं आया कि ये तुम्हारा सैटेलाइट डीएनए है। अब इसमें जो रिपीट होने वाला सीक्वेंस है वो एक न्यूक्लियोटाइड से बना हो सकता है, वो 6 से भी बना हो सकता है। यहां पर ऐसे भी रिपीट हो सकता है केवल अकेला ए ये रिपीट हो रहा हो, या फिर ऐसे भी हो सकता है AC ऐसे भी रिपीट हो सकता है, ठीक है। या फिर ऐसे भी रिपीट हो सकता है कि कैसे ACG, यहां पर रिपीट होने वाला सीक्वेंस एक न्यूक्लियोटाइड का, यहां पर 2 का और यहां पर 3 का। ऐसे ही 6 का भी हो सकता है ATCG। तो ये रिपीट होने वाला सीक्वेंस अगर एक न्यूक्लियोटाइड से बना है या 2 से बना है, 3 से, 4 से, 5 से या 6 से, तो इसको बोलोगे माइक्रो सैटेलाइट, ठीक है। और ये सिंपल सा सीक्वेंस है इसलिए इसको बोलते हो सिंपल सीक्वेंस रिपीट। अब बताओ किसको समझ में नहीं आया ये? तो ये हुई बात माइक्रो की। अब बात करेंगे मिनी की। तो जो मिनी सैटेलाइट है मिनी सैटेलाइट, मिनी, जो मिनी सैटेलाइट है, ये मिनी सैटेलाइट क्या होता है? 11 to 60 बेस सीक्वेंस, ठीक है। जैसे वहां पर 1 से लेकर 6 तक का सीक्वेंस रिपीट होता था, वैसे ही यहां पर क्या होगा? 11 to 60 बेस सीक्वेंस। अब ये क्या सिंपल होगा क्या? 11 बेस का सीक्वेंस तुम पढ़ सकते हो क्या? 11 बेस
पहले तो 11 बेस का सीक्वेंस, उसके बाद में वो रिपीट, फिर वापस रिपीट। मान लो 20 का आ गया सीक्वेंस, फिर वो वैसा का वैसा रिपीट, फिर वैसा का वैसा रिपीट, फिर वैसा का वैसा रिपीट। तो इसको डिफिकल्ट होता है ये, तो इसको सिंपल सीक्वेंस रिपीट नहीं बोलोगे, पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि ये जो सीक्वेंस है, ये जो पूरा सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में कितने बेस पेयर हो सकते हैं? देखो 11 से 60 का तो रिपीटेशन है, 11 से 60 का तो रिपीटेशन है, लेकिन ये कितनी बार हो सकता है? तो ये हो सकता है 0.1 किलो बेस टू 20 किलो बेस, मतलब ये इतना लंबा हो सकता है। अगर इसको सिंपल करके लिखें तो ये 100 बेस से लेकर के, और ये हो सकता है 20,000 बेस, बड़ा बेस। बात आ गई का समझ में? मान लो 11 का 9 बार रिपीटेशन है, 11 का 9 बार रिपीटेशन है, तो उसकी पूरे सेगमेंट की लेंथ क्या होगी बताओ? पूरे सेगमेंट में कितने बेस पेयर होंगे? 99। ऐसे ही मान लो 2020 का 10 बार रिपीटेशन है, 2020 का 10 बार रिपीटेशन है, तो अब वो कितना बड़ा हो जाएगा? 200। ऐसे ही मान लो 60 का मैक्सिमम कितना है? 60 का, तो 60 का रिपीटेशन है 50 बार, तो कितना हो जाएगा? 3000। बिल्कुल। ऐसे ही मान लो 50 का रिपीटेशन है 100 बार, तो कितना हो जाएगा? 5000 का, 20,000 तक हो सकता है। तो इस तरह से हमने बात करी कि कितने बेस पेयर का रिपीटेशन है और कितना बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये हो सकता है 20,000 किलो बेस तक, और रिपीटेशन होगा 11 से लेके 60 तक। ये बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो यहां पर हमने बात करी इसकी, और यही बेस है हमारे डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग का। अब मान लो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जब करेंगे, तो मान लो हमें किसी सस्पेक्ट का आइडिया लगाना है। मान लो यहां पर क्लास के अंदर किसी की घड़ी चोरी हो गई, ठीक है, किसी की घड़ी चोरी हो गई, या कहीं पे क्लास का छोड़ो, तुम बैंक में पैसे चोरी हो गए, ठीक है। अब बैंक में पैसे चोरी हो गए, तो वहां से कुछ आपको डीएनए मिल सकता है। मान लो वहां से आपको कोई बाल मिला, किसी चोर का बाल मिला, उस बाल के अंदर भी डीएनए है, उसकी हेयर रूट के अंदर। आप उस डीएनए को निकाल लो। अब आप क्या करोगे कि आपको किसी पे तो शक होगा। देखो अब क्या करेंगे हम, जो हम आगे करने वाले हैं, ये लिया हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब मान लो यहां पर क्राइम की जगह से, क्राइम वाली जगह से बैंक में से मुझे मिला एक डीएनए। मैंने उस डीएनए को लिया और वो थोड़ा कम अमाउंट में था, तो मैंने उसको क्या किया? एम्पलीफाई किया। क्या किया? एम्पलीफाई, पीसीआर से। अब मैंने क्या किया? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दिया, ठीक है, और उस डीएनए को कट करके यहां पर वेल में लोड कर दिया, इस वेल में लोड कर दिया इसको कट करके। फिर मैंने लिया, वहां पर कोई सस्पेक्ट होगा, जैसे मान लो बैंक में काम करने वाला गार्ड है, बैंक का मैनेजर है, या फिर कैशियर है। इन तीनों बंदों से मुझे शक है कि तीनों में से एक ना एक ने चोरी करी है, तो यहां पर सस्पेक्ट 1, सस्पेक्ट 2 एंड सस्पेक्ट 3। ये हो गया 1 2 3। आ गई बात समझ में? सस्पेक्ट 1, सस्पेक्ट 2, सस्पेक्ट 3, इन तीनों का भी डीएनए लेके आओ, इसे भी यहां पर काट के लोड कर दो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काट के लोड कर दो। और यहां पर क्या है? कैथोड, और यहां पर क्या है? एनोड। ये इधर मूव करेगा, ये भी इधर मूव करेगा, ये भी इधर मूव करेगा, ये भी इधर मूव करेगा। अब क्या होगा? इनमें ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, इनकी लेंथ अलग अलग है। तो मान लो हम कर रहे हैं कि यहां पर यहां पर एक बैंड मिला, यहां एक मिला, यहां एक मिला, यहां 3 बैंड मिले। इस वाले में एक बैंड मिला यहां, एक मिला यहां, और एक मिला यहां।
इस वाले में एक बैंड मिला यहाँ, एक मिला यहाँ और एक मिला यहाँ, और इस वाले में एक यहां मिला, एक यहां मिला और एक यहां मिला। सॉरी सॉरी सॉरी, इस वाले में नहीं, इस वाले में तो यहीं मिलेंगे, ये लो। यहां मिला, यहां मिला और यहां मिला। तो बताओ मुझे क्राइम किसने किया है? S1 ने, S2 ने या S3 ने? S3 ने क्राइम किया है, क्योंकि इसके सेगमेंट इस सेगमेंट के साथ मैच हो रहे हैं। तो बस यही है, यही है फिंगरप्रिंटिंग। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। यहां पर हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है, मतलब दोनों 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 क्रोमोसोम में से आधा तो आया है, सॉरी, दोनों क्रोमोसोम में से जो दो होमोलोगस हैं, एक आया है मदर से, एक आया फादर से, ठीक है। तो किसी भी बच्चे का क्या पूरा का पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पैटर्न उसकी मां से या पिताजी से मैच कर सकता है क्या? नहीं। आधा मम्मी से मैच करेगा, आधा पापा से मैच करेगा। किसी भी बंदी का पूरा मैच नहीं करेगा। आधा मम्मी से मैच करेगा, आधा पापा से मैच करेगा। मैं कह रहा हूं कि मैं से कह रहा हूं कि दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हैं। जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम, हमारे पास में 23 क्रोमोसोम है, उनकी दो दो कॉपी है। बैंक वाला बता दूं, चलो बैंक वाला वापस से सुन लो। एक बैंक में चोरी हुई, तो वहां पे हमें डीएनए मिला। डीएनए जो मिला उसको हमने कलेक्ट कर लिया। अब वहां पे चोरी हुई, तीनों को डीएनए लेके आओ, एम्पलीफाई करो, और एम्पलीफाई करने के बाद में सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से तीनों के एंजाइम को काटो, सॉरी तीनों के डीएनए को काटो, चारों के डीएनए को काटो। सस्पेक्ट, तीनों सस्पेक्ट क्रिमिनल अलग अलग ट्यूब के अंदर काट लो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। फिर इनको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करवाओ। अब जब तुम रन करवाओगे, तो रन जैसे ही तुम करवाने लगोगे, तो यहां पर क्या होगा, ये देखो, इसका बैंड ये आया, ये आया, ये आया, इस वाले का बैंड आया ये, और इस वाले का बैंड आया S2 का ये, पर इसका बैंड आया ये। तो मैच किसका हो रहा है? क्रिमिनल का किसके साथ मैच हो रहा है? S3 के साथ। क्रिमिनल का किसके साथ मैच हो रहा है? S3 के साथ। तो S3 ने ही वो क्राइम किया है, इसका मतलब ये है। समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो यहां पर बात हुई है। अब हम बात कर चुके हैं, अब मैं तुम्हें स्लाइड दिखा रहा हूं कि उस स्लाइड में क्या क्या लिखा हुआ है। उसके बाद में स्टेप्स पढ़ेंगे इसकी। अभी स्टेप्स पूरी नहीं हुई है, अभी कॉन्सेप्ट पूरा हुआ है, केवल कॉन्सेप्ट। अब तुम स्लाइड देखो, प्रिंसिपल क्या है? डीएनए ऑफ ह्यूमन इज ऑलमोस्ट सेम बट वेरी स्मॉल अमाउंट 0.1% दैट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये ह्यूमन जीनोम की हमने बात करी, ये बात करी 1% डिफरेंट है, तो ये कितना है? ठीक है, दिस डिफरेंस आर मेनली एट रिपीटेटिव डीएनए, these differences are mainly at repetitive DNA। ठीक है, this difference are arise due to mutation, ये बात हमने कर ली। अब यहां पर ये है हमारा डीएनए, ये हमारा कोडिंग और नॉन कोडिंग पार्ट है। ये लेस देन 2% है कोडिंग पार्ट, और ये मोर देन 98% है। ये आरएनए से प्रोटीन बनाएगा और ये कुछ नहीं करेगा। जो नॉन कोडिंग पार्ट है उसके अंदर ही होता है सैटेलाइट डीएनए। अरे सैटेलाइट डीएनए कैसा होता है? नॉन कोडिंग। ठीक है, तो इस नॉन कोडिंग पार्ट का ही एक हिस्सा है सैटेलाइट डीएनए। हाँ यश कुमार, हाँ सस्पेक्टेड पेरेंट का डीएनए भी काम कर सकता है, वो आधा मैच कर जाएगा, आधा मैच करेगा। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, ये देखो, यहां पर ये रिपीटेशन से जो हमने पढ़ लिए एटीसीजी, और यही रिपीटेशन क्या है? रिपीटेटिव डीएनए।
ये रिपीटेटिव डीएनए है, ठीक है। ये नॉन रिपीटेटिव है, आगे वाला नॉन रिपीटेटिव है। तो दिस सीक्वेंस शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस है, रिपीटेटिव डीएनए। अब क्या करोगे, सबसे पहले डीएनए लिया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट किया, तो यहां पर यूवी डालने पर मेजर पीक और माइनर पीक आती हैं। तो जो मेजर पीक है वो किसकी है, कोडिंग पार्ट की, जिसमें कौन सा है, नॉन रिपीटेटिव और सम रिपीटेटिव, एंड माइनर है रिपीटेटिव डीएनए की, और यही है सैटेलाइट डीएनए। आगे चलो, सैटेलाइट डीएनए हमने बात करी सैटेलाइट डीएनए की, तो ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन मैक्सिमम रिपीटेटिव डीएनए अपीयर एज सैटेलाइट्स, सो दिस डीएनए रेफर्ड टू एज सैटेलाइट डीएनए। आपको पता है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन में मैक्सिमम पोर्शन था जो रिपीटेटिव डीएनए का, वो सैटेलाइट के तौर पे अपीयर कर रहा था अलग से, तो उसी को आपने बोला है सैटेलाइट डीएनए। फिर दिस डीएनए डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, it make up large portion of human genome. It show high degree of polymorphism in population. It also show high degree of polymorphism in homologous chromosome of an individual. ठीक है, now so it form the basis of DNA fingerprinting. Depending upon base composition, length of segment and number of repetitive units, the satellite DNA is classified into many categories such as microsatellite and mini satellite. अब क्या होते हैं माइक्रोसैटेलाइट, आपने देख लिए, this satellite has 1 to 6 base pair repetition, now also called SSR, simple sequence repeat. Mini satellites, these satellites has 11 to 60 base pair repetition, also called VNTR. इन्हीं को क्या बोलते हो, VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। और ये मिनी सैटेलाइट ही काम में आएंगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में, ये काम में नहीं आएंगे, सिंपल वाले नहीं आएंगे। केवल और केवल किसको काम में लोगे, VNTR को। VNTR की फुल फॉर्म क्या है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। जैसे मैं पूछ लूं आपसे पूछूं कि आपका VNTR क्या है, तो क्या बोलोगे, सर मेरा VNTR 20 है किसी पर्टिकुलर सेगमेंट का। फिर मैं पूछ लूं कि प्रियंका तुम्हारा VNTR क्या है, तुम बोलोगे सर 50 आया था मेरा VNTR। मतलब ये नंबर है, VNTR नंबर है कि वो रिपीटेशन कितनी बार है। आ गई बात समझ में, ठीक है। Size of VNTR varies in size from 0.1 to 20 base kilobase. At the end of VNTR, palindromic sequence is present. ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारा VNTR है, इतना हमारा रिपीटेटिव डीएनए है, VNTR है, ठीक है, VNTR है। ठीक है, ये हमारा VNTR है। तो VNTR जो है, इस VNTR के इस साइड भी और इस साइड भी क्या होगा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कैसा होता है, चाहे उसको इधर से रीड कर लो चाहे उसको इधर से रीड कर लो, एक ही रीडिंग आती है। और इसी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में होती है रेस्ट्रिक्शन साइट्स यहां पे, तो यहां से डीएनए कटता है। आ गई क्या बात समझ में, यहां पे रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती है, यहां से डीएनए कट सकता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो फिफ्थ पॉइंट है, द रिपीटेशन नंबर ऑफ VNTR इज वरी इन होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ एन इंडिविजुअल, सो डीएनए ऑफ all human beings are slightly different except monozygotic twins, कि मोनोजाइगोटिक के अलावा सभी का डीएनए डिफरेंट होएगा, सभी के VNTR डिफरेंट होंगे, पर हाँ मोनोजाइगोटिक है तो उसका तो नहीं होगा, ठीक है। या फिर अपन बात करें कि कहां कहां पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पैटर्न सेम आ सकता है, तो आप बोल सकते हो कि
ये पैटर्न सेम आ सकता है सर अगर हम बात करें मोनोजाइगोटिक ट्विंस की, या फिर हम बात करें एक ही आदमी की दो टिश्यू की वीएनटीआर का। जैसे कि मैं बोलूं कि मेरा हाथ की सेल्स जो है हैंड की, उनका वीएनटीआर और लीवर की सेल का वीएनटीआर एक ही आएगा, क्योंकि मेरे पास तो एक ही है। तो केवल केवल दो केस में ये मैच कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा आपका, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, यहां पर ये 3 बार रिपीटेशन है, 1 2 3, और यहां पर 5 बार रिपीटेशन है वीएनटीआर का। तो यहां पर देख सकते हो ये सीक्वेंस 1 2 3 और यहां पर ये 5 बार है। ठीक है, अब साइज ऑफ वीएनटीआर वरीज फ्रॉम दिस टू दिस 0.1 kb टू 20 kb। नाउ इसको रेस्ट्रिक्शन से काटोगे, इसी को रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट आ गया, इसको भी काटोगे ये आ गया। अब ये जो लेंथ है देखो, इस पर्सन में या फिर इस वाले क्रोमोसोम में ये लेंथ अलग है और इस वाले क्रोमोसोम में ये लेंथ अलग है, और इसे ही क्या बोलते हो, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमराइजेशन। रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमराइजेशन, याद रखना RFLP, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, द RFLP pattern same in two cases, monozygotic twins and RFLP pattern made by two different cells of a person। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, ये मैंने सब बता दिया, मैं ऐसे ही बता रहा हूं ताकि याद हो जाए, क्योंकि टेस्ट में भी आएगा। ठीक है, अब ये लो, ये क्राइम, ये क्रिमिनल का था। ठीक है, क्रिमिनल के क्रोमोसोम नंबर 3 5 4 और 6 क्रोमोसोम हमें मिल गए। सस्पेक्ट 1 के भी ले लो ये, और ये सस्पेक्ट 2 के। यहां पर क्रोमोसोम मिल गए हमें क्रिमिनल के। अब देखो, अगर सस्पेक्ट क्रिमिनल के यहां पे 3 है, यहां पर 5 है, 4 है, 6 है, तो सस्पेक्ट 1 के 7 है, 8 है, 2 है, 4 है, तो ये तो क्रिमिनल नहीं है। पर जिसके सेम है, देखो यहां पर 3 मिल गए, यहां पर 6 मिल गए, तो इसका आधा मैच कर गया, तो इसका इस तरीके से मैच करेगा। यहां पर ये मैच कर रहा है, देखो कर रहा है मैच। इसके पास 6 वाला है, इसके पास भी 6 वाला है, इसके पास 5 वाला है, इसके पास भी 5 वाला है, इसके पास में 4 वाला है, इसके पास भी 4 वाला है, इसके पास में 3 वाला है, इसके पास भी 3 वाला है। कर रहे हैं मैच। हाँ, तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, ये क्रिमिनल नहीं है, पर ये क्रिमिनल है। बात हो गई? ठीक है, अब यहां पर स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या क्या स्टेप्स है, और अभी तक जो पढ़ाया है वहां से तो क्वेश्चन बहुत कम आएगा, लेकिन अब जो पढ़ा रहे हैं वहां से क्वेश्चन 100% आएगा। हाँ, वीएनटीआर ही मैच करते हैं, वीएनटीआर को ही मैच करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, अभी तक जो पढ़ाया है वो एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन हमारे सिलेबस में है टेक्निक। तो अब टेक्निक से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और यहां से प्रोबेबिलिटी नहीं है, यहां से क्वेश्चन आएगा ही, 101% आएगा जो अब पढ़ा रहा हूं। तो सबसे पहली स्टेप कौन सी है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आप क्या करोगे, सबसे पहले वहां पर जाओगे जहां पर क्या हुआ है क्राइम, वहां से आपको सैंपल मिल सकता है ब्लड, सीमन, हेयर बल और एनी अदर सेल ऑफ बॉडी। यहां से आप ले लोगे डीएनए, डीएनए को आइसोलेट करोगे। कर लिया आपने, ये लो, सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए, स्टेप नंबर 1। अगर ये डीएनए इसका कम है तो इसको क्या करोगे, पीसीआर, स्टेप नंबर 2, पीसीआर कर लिया, नंबर इंक्रीज। फिर तीसरा क्या करोगे स्टेप, डीएनए कट बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये लो, तीसरी स्टेप। पहली स्टेप आइसोलेशन, दूसरी जरूरी नहीं है करना, क्योंकि डीएनए खूब सारा है तो कर लो उसी से,
पर अगर नहीं है तो पीसीआर। और तीसरी स्टेप हो गई डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कम काटना। हाँ, नेल्स का, अगर नेल्स का आगे वाला पार्ट है जिसमें डीएनए हो, ठीक है, फिर ये, फिर है सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब आप इसका क्या कर लोगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये लो, ये आ गया आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अभी तक हमने क्या क्या स्टेप्स किए हैं? पहले आइसोलेशन, फिर पीसीआर, उसके बाद में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करना, उसके बाद में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये कर लिया हमने। ठीक है, अब क्या करोगे, इसका डिनेचुरेशन करोगे बाय एल्कलाइन मीडियम। यहां पर एल्कलाइन मीडियम में इसका डिनेचुरेशन करोगे तो क्या है कि यहां पर ज्यादा पीएच का सॉल्यूशन है। एल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम में इसका डिनेचुरेशन करोगे। ठीक है, बेसिक मीडियम में कर लिया। यहां पर आपको टेम्परेचर से नहीं करना है, बेसिक मीडियम में करवाना है। तो मतलब क्या हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों डीएनए अलग अलग हो जाएंगे। अब यहां तक करना तो आपको समझ में आ रहा है कि यहां तक कर लिया हमने, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा है कि डीएनए आंखों से तो नहीं दिखता है। अब डीएनए को एग्जैक्ट देखने के लिए हमें कुछ आगे स्टेप्स करनी पड़ेगी। यहां तक हो गया है वैसे काम, पर ये आंखों से दिखता तब होता है ना, ये आंखों से दिखता नहीं है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा। ये आपको बैंड देखने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी, रेडियो एक्टिविटी से पकड़ में आएगा ये। तो अब क्या करना है, सुनो मेरी बात, खुद मत बताओ। इसका डिनेचुरेशन करोगे एल्कलाइन मीडियम में तो ये सिंगल स्टैंडर्ड हो जाएगा। ऐसा एल्कलाइन मीडियम में डाला, ये हो गया सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड। अब क्या करोगे, अब ये पड़ा है जेल। अरे पहले यहां पे यूवी का प्रयोग नहीं करते हैं, यहां पर एक्सरे का करते हैं। आगे आगे मत चलो, मेरे को बोलने दो। अब क्या करोगे, ये जो पूरा का पूरा डीएनए है ना अपना, ये कहां है, एक जेल के अंदर। जैसे वहां पर इल्यूजन करके उसको निकाला था, पर यहां पर अकेले को नहीं निकालना है, यहां पर तो पूरा का पूरा पैटर्न निकालना है। तो तुम क्या करोगे, साउदर्न ब्लोटिंग करोगे, सदर्न ब्लोटिंग। सदर्न ब्लोटिंग का मतलब है कि एक नायलॉन का पेपर या तो नायलॉन शीट या फिर नाइट्रोसेल्यूलोज, नाइट्रोसेल्यूलोज की शीट, इसको इस नाइट्रोसेल्यूलोज या फिर इस नायलॉन पेपर के ऊपर, नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर इसको डाल दोगे, इस जेल को ऐसे के ऐसे ऐसे रख दिया। अब जेल को दोगे टेम्परेचर तो जेल पिघल जाएगी, डीएनए उसके ऊपर रह जाएगा। कहां रह जाएगा डीएनए, डीएनए के पैटर्न कहां रह जाएंगे, नायलॉन के ऊपर। और इसी को बोलते हो सदर्न ब्लोटिंग। देखो ये कर दिया, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम जेल टू नायलॉन मेम्ब्रेन और नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन। ठीक है, ये कर दिया नायलॉन मेम्ब्रेन, ये तुमने डाल दिया जेल इसके ऊपर। अब जेल को निकाल दिया, अब जेल पिघल के चली गई, तो ये पूरा का पूरा पेपर पैटर्न कहां आ गया, नायलॉन मेम्ब्रेन पर। कहां आ गया, नायलॉन के ऊपर। समझ में आ गई? अरे इसको जेल में से निकाल के नायलॉन शीट पे ले लिया ताकि आगे की कार्रवाई कर पाए। जेल के अंदर बाकी की चीजें पॉसिबल नहीं थी। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, नायलॉन शीट पे ले लिया। अब क्या हुआ, अब हमारे पास में पहले से बनाए हुए कुछ प्रोब्स हैं, और ये प्रोब्स क्या हैं, वीएनटीआर के प्रोब्स हैं। मतलब क्या है इसका मतलब कि जो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट है, हमने पहले से पता है कि इंसानों में कौन कौन से वीएनटीआर होते हैं। ठीक है, इनके छोटे छोटे सीक्वेंस हमारे पास में है, और वो कैसे है, रेडियो लेबल्ड है। कैसे है, रेडियो लेबल्ड। तो हमने यहां पे देखा, ये इस तरह से है वीएनटीआर प्रोब, शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हैव रेडियो एक्टिविटी कॉम्प्लीमेंट्री टू वीएनटीआर। तो ये अपन ने करवा दिया इसका कॉम्प्लीमेंट्री। ये लो, ये वीएनटीआर पे आके जुड़ गए। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि हमारा डीएनए कहां कहां पर है। अब आपको पता चल रहा है कि यहां पर है, यहां पर है,
यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, जहां पर भी होगा वहीं पर ही जुड़ेगा। तो अब आपको रेडियो एक्टिविटी यहां से मिल रही है, तो यहां पे, यहां पे, यहां पे, इस तरह से आपने पता कर लिया इसको। अब क्या करोगे, यहां पे आपने रेडियो एक्टिव प्रोब डाल दिए। अब क्या करोगे, आप इसकी ऑटो रेडियोग्राफी करोगे, इसकी एक्सरे लोगे, ये लो, नायलॉन मेम्ब्रेन का एक्सरे लोगे, एक्सरे, ये एक्सरे खींच लिया इसका। अब ये पैटर्न किस पे आ गया, एक्सरे के ऊपर, एक्सरे के ऊपर। और अब आप देख सकते हो आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मैं आपको दे दूंगा, ये लो रिपोर्ट, एक्सरे शीट के ऊपर, ये लो भाई रिपोर्ट, आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की रिपोर्ट ले जाओ, एक्सरे के ऊपर इसको ट्रांसफर करेंगे। आ गई बात समझ में? ये पूरी की पूरी कार्रवाई है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। वापस सुन लो क्या क्या करेंगे। पहले स्टेप, कलेक्शन ऑफ सैंपल, साइट पर गए, लेके आए। उसके बाद में उसका आइसोलेशन, और आइसोलेशन आप करते हो, आपको पता है, वो कुछ उसको क्रश करके, कुछ एंजाइम डाल के, पाइनएप्पल का जूस डाला था, ठीक है, वहां से वो स्पूलिंग चिल्ड अल्कोहल से निकाला था उसको, ठीक है। तो वहां पर वो चीज आपने कर ली है, आइसोलेशन। फिर अगर डीएनए का अमाउंट कम है तो पीसीआर करोगे, और नहीं है कम तो आगे चलोगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करोगे, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के पास में कोई ना कोई पैटर्न बना है। अब क्या करोगे, तुम ये करोगे एल्कलाइन मीडियम में उसका डीनेचुरेशन करवाओगे, ठीक है। डीनेचुरेशन करवाओगे, वो डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड में बन जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड में बन जाएगा। अब वो सिंगल स्टैंडर्ड वाली फिल्म को तुम लेके जाओगे कहां, नाइलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर। अब नाइलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर करोगे, इसको क्या बोलते हो, सदर्न ब्लोटिंग, सदर्न ब्लोटिंग, ठीक है, सदर्न ब्लोटिंग करोगे। और अब क्या करोगे, अब वीएनटीआर प्रोब से हाइब्रिडाइजेशन करवाओगे। वीएनटीआर प्रोब से हाइब्रिडाइजेशन करवाने के बाद में क्या करोगे, क्या करोगे वीएनटीआर प्रोब से हाइब्रिडाइजेशन करवाने के बाद में, कि वहां से जो भी हाइब्रिडाइजेशन है वो करवाने के बाद में तुम एक्सरे करोगे, एक्सरे के ऊपर वो पैटर्न छप जाएगा। अब मैं तुम्हें दे सकता हूं कि ये लो भैया, ये ले जाओ, यहां पर ये दो चीजें हैं, एक ये रही और एक ये रही, ये तुम्हारी रिपोर्ट है, ये तुम्हारी रिपोर्ट है। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये चीजें हैं, टेस्ट में यहां तक आएगा। प्रोब मीन्स, मतलब कि जो हमारा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए था उसका कॉम्प्लीमेंट्री, प्रोब मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री, और वो भी रेडियो एक्टिव वाला, रेडियो एक्टिव, ताकि वो एक्सरे के अंदर अलग से चमक जाए, ठीक है। उसको देखने के लिए चाहिए वीएनटीआर प्रोब। अरे ये जो डीएनए है ये एक्सरे पर नहीं आ सकता है। हाँ कंफ्यूजिंग तो है, ये इतनी कंफ्यूजिंग है कि इंडिया के एक सेंटर में ही पॉसिबल है, कहां पर, सीसीएमबी में, उसके अलावा कोई कर भी नहीं पाता है इसको। तो कंफ्यूजिंग लग रही है तो कंफ्यूजिंग लग जाने दो, एग्जाम में तुम्हें क्या लिखना है वो समझ लो। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, इसकी स्टेप्स, कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, यहां से फिक्स क्वेश्चन ही बनेंगे और कुछ नहीं बनेगा। तो स्टेप्स याद रखनी है कि इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे। हाँ केवल सीक्वेंस याद रखना है तुम्हें, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि नाइट्रोसेल्यूलोज पे जब इसे लेते हैं तो इस तरह को क्या बोलते हैं, ब्लोटिंग, सदर्न ब्लोटिंग। हाँ ओनली एक जगह, सीसीएमबी में, हैदराबाद में। ठीक है,
डॉक्टर बनने के बाद तुम भी करोगे फिंगरप्रिंटिंग, तुमको जाना पड़ेगा हैदराबाद। ठीक है, तुमको कहां जाना पड़ेगा? हैदराबाद। हैदराबाद में एक इंस्टीट्यूट है सीसीएमबी, उस सीसीएमबी का ही एक सेंटर है, सेंटर फॉर डीएनए उसी का है सेंटर, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स। अपना सेंटर खोलोगे? ठीक है, मैं चाहता हूं कि तुम लोग अपना सेंटर खोलो। हाँ, हैदराबाद में ही है, केवल वहीं पर होती है सारी रिपोर्ट। ये कोई छोटा मोटा काम थोड़े ही है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कि एक लैब खोल लोगे। ये रहा, ये लो, कुछ नहीं करना है। इसको, इस नायलॉन मेम्ब्रेन को एक्सरे वाले इस पे रखना है और ऊपर से एक्सरे डालनी है, तो ये पैटर्न इस पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप्स थी इसकी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। तो आज की क्लास में डीएनए प्रोब जो होता है ना बेटा, वो डीएनए प्रोब बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है, क्योंकि हमें पता है कि ह्यूमंस के पास में हमने पूरा का पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ लिया। ठीक है, ह्यूमन के अंदर कहां कहां पर वीएनटीआर होंगे, ह्यूमन के डीएनए में कितने लंबे लंबे, तो उसका हमने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना रखा है सभी का, जितने भी पॉसिबल है। अब जिसके पास में जो वाला होगा उस पर वो चिपक जाएगा प्रोब आकर के, और उसको आप डिटेक्ट कर लोगे प्रोब को। हाँ, पहले से ही बना रखे हैं हमने आर्टिफिशियली, जैसे प्राइमर बना रखे थे। हाँ, सलाइवा भी चल सकता है अगर उसके अंदर उसकी सेल्स है तो, सेल्स होने चाहिए, सेल्स, सेल्स में होगा डीएनए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे की बातें।